अंतरू त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दलित वोटर्स की लड़ाई की और इसी को लेकर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें, सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मायावती पर पलटवार किया है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था चंद्रशेखर आजाद को लेकर, अब पलटवार सामने आया है चंद्रशेखर आजाद का। और मायावती ने आकाश आनंद को जलील किया। चंद्रशेखर ने कहा, आकाश आनंद की राजनीतिक हत्या का प्रयास किया गया। मायावती हमारी नेता है, मैं सम्मान करता हूं। आकाश आनंद पहले भी थे, आज भी हैं, और उनके नेतृत्व में पार्टी कितना आगे बढ़ी है ये सबको पता है। किसान, मुसलमान, दलित की खाल खींची जा रही है। और अब देखिए, ये आकाश आनंद को लेकर उनका ये बयान सामने आया। साफ तौर पर उन्होंने कहा पार्टी कितना आगे बढ़ी है सबको पता है। एक फेल नेता आकाश आनंद को बता चुके हैं चंद्रशेखर आजाद। तो यूपी की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भीम आर्मी के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को बरसाती मेंढक तक करार दे दिया। हालांकि मायावती ने चंद्रशेखर का नाम नहीं लिया। तो देखिए, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, कांग्रेस, भाजपा, सपा जैसी पार्टियों के सहारे इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता और बीएसपी को कमजोर करने वाले बरसाती मेंढकों की तरह के संगठन और दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद व मंत्री क्यों न बन जाएं, इनसे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है और इसीलिए लोग सावधान रहें। ये बीएसपी सुप्रीमो की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया है। और साफ तौर पर इशारा, आप देखिए, इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन साफ तौर पर जो इशारा है वो चंद्रशेखर आजाद की ओर ही है। तो देखिए, ये राजनीतिक बयानबाजी सामने आ रही है। चलिए सबसे पहले आपको एक बयान सुनाते हैं, आकाश आनंद का ये बयान। और ये लड़ाई काफी लंबी है, पहले से ही चली आ रही है। आकाश आनंद का बयान सुनाते हैं और उसके बाद किस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने सालों से आप लोगों के बीच में इन विरोधी पार्टियों ने किस्म किस्म के लोग छोड़ रखे। अब नाम लेके उनको बताना क्या, उनको हवा देने की कोई जरूरत नहीं, पर वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से भटका रहे हैं, वो मैं काम आपके सामने रख देता हूं और आपको बोलता हूं कि आपसे विनती करता हूं कि उनके चक्करों में ना पड़े, क्योंकि एक बार आप उनके चक्करों में फंस गए तो फिर वहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो आकाश आनंद का ये बयान आपने सुना और अब आपको चंद्रशेखर आजाद का बयान भी सुनाते हैं। जैसा कहा गया कि बेचैनी है, आकाश आनंद पहले से भी यहीं थे, कहीं गए तो नहीं थे। 2022 में भी यहीं थे, 2024 में भी यहीं थे। उनके नेतृत्व में पार्टी कितनी आगे बढ़ी है, कितनी पार्टी को कामयाबी मिली है, किसी से छिपावा नहीं है। घर की बात घर में रहती अच्छी है, लेकिन बहन जी ने जिस तरह उनको जलील किया है, ये भी किसी से छिपावा नहीं है कि अपनी पत्नी की मानता है, अपने ससुर की मानता है, ये स्वार्थी है, ये अपरिपक्व है। तो एक तरह राजनीतिक हत्या करने का भी उनका प्रयास किया है। तो देखिए, दलित वोटर्स की जो नई लड़ाई है वो अब उत्तर प्रदेश में छिड़ गई है। आपने सुना, देखा किस तरह से चंद्रशेखर आजाद का बयान, उसके बाद बीएसपी की ओर से, मायावती की ओर से ये पलटवार किया गया है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दलित चिंतक और वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं सतीश जी आप ही का रुख करना चाहता हूँ। ये जो बयानबाजी आप देख रहे हैं, और इसकी शुरुआत अभी से नहीं हुई है, काफ़ी पहले से हुई है। जब आकाश आनंद का वो बयान भी आपने सुना और चंद्रशेखर आजाद को लेकर उन्होंने कहा था, आप चंद्रशेखर आजाद उनको एक फेल नेता बता रहे हैं। तो वहीं पर बीएसपी की ओर से कहा गया कि ये मायावती की ओर से कहा गया कि ये बरसाती मेंढक है, इनसे सावधान रहें, सतर्क रहें। नहीं, देखिए शांतनु जी, दलित मूवमेंट को अगर हम देखते हैं और जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, देखिए राजनीति में भाषा की शुचिता बनी रहनी चाहिए। चंद्रशेखर जी एक पार्टी चलाते हैं, बहुजन समाज पार्टी एक अलग पार्टी है। वो चंद्रशेखर जी एक युवा हैं, अगर उनको दलित समाज के बीच में जाकर के अपनी बात कहने का पूरी तरीके से अधिकार है, लेकिन दलित मुद्दों पे वो जितने मुखर है, ठीक है, उनको मुखर भी रहना चाहिए। लेकिन आप किस्म किस्म की बातें और जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है आकाश आनंद जी को लेकर के, ये कोई भी व्यक्ति इसको कभी डिफाइन नहीं कर सकता। मेरा मानना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, ये भी सच है। एज ए दलित एक्टिविस्ट मेरा मानना ये है कि अगर दो लोग हैं, आपको लगता है कि हाँ, ये सच है कि भारत में दलितों के खिलाफ कहीं ना कहीं माहौल है, उनके ऊपर तमाम तरह के हमले, उनके जो संवैधानिक अधिकार है, उन अधिकारों को लेकर के सरकारों का नजरिया कोई बहुत बेहतर नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों लोग जाकर के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं, तब तक तो ठीक है, सामाजिक रूप से तो ठीक है। लेकिन राजनीतिक रूप से कोई भी पॉलिटिकल आदमी अगर इसको देखेगा, इस तरह की बयानबाजी, दो तरह से वोटों का बढ़ जाना, कहीं ना कहीं ये दलित मूवमेंट या दलितों का जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसे कमजोर करेगा। मेरा मानना यह है कि ये समय है, इस समय को आप इस तरह की बातें ना करें।
ये इस तरह की छींटाकशी करना मुझे तो कहीं ना कहीं ये बहुत बेहतर नहीं लग रहा। हाँ, ये सच है कि बहन जी आज भी लीडर है और चंद्रशेखर जी एक युवा नेता है, वो अपनी बात सही तरीके से कहे। दलित मूवमेंट को आगे कैसे लेके जाना, उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे, लोगों के बीच में अपनी बात जाकर के करे। लेकिन ये जिस तरह का घरेलू झगड़ा या जिस तरह की बातें उन्होंने जो की है, ये एक मैच्योर लीडर को शो नहीं करती। एक मैच्योर लीडर होने का मतलब ये है राजनीतिक दलों को भी तो अपने राजनीतिक दलों को फायदा भी तो पहुंचाना है। आप मायावती और चंद्रशेखर आजाद साथ में नहीं है, लेकिन दोनों का दल अलग अलग है और दोनों को ही अपने वोटर्स को साधना है। कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जद्दोजहद तो चल ही रही है। नहीं, देखिए दो चीजें आपको ध्यान जी, ये सवाल मुझसे है सर। जी 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 सतीश जी। नहीं, देखिए मेरा कहना यह है कि आपको एक बात भी मानना पड़ेगा कि दलितों का एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। भारत में दलितों की अपनी समस्याएं हैं। कहीं ना कहीं भारत में अगर पिछले 20-25 साल में माननीय काशीराम जी के एक अच्छे कुशल निर्देशन में जिस तरह का दलितों का एक पॉलिटिकल मूवमेंट बढ़ा, उस पॉलिटिकल मूवमेंट का इस देश के दलितों को फायदा हुआ। कहीं ना कहीं उनकी जो समस्याएं थी तमाम सरकारों के ऊपर उन्होंने एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम किया। लेकिन जिस तरह की ये बयानबाजी आ रही है, इस बयानबाजी से दलित मूवमेंट का कोई फायदा नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं दलितों के अंदर बिखराव आएगा और दलितों का जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वो पॉलिटिकल मूवमेंट कमजोर होगा, निश्चित रूप से कमजोर होगा। तमाम समाज के लोग आशंकित हैं। एक ऐसे समय में जब दलित राजनीति संक्रमण काल की दौर से गुजर रही है, उसकी अपनी एक समस्याएं हैं पूरी की पूरी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या और दूसरे कोई भी, कांग्रेस हो, दलित मुद्दों को लेकर के कोई बेहतर नजरिया उनका नहीं है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण में, दलितों के आरक्षण में जिस तरह का वर्गीकरण की बात कही है, उस वर्गीकरण के टाइम में अगर आप देखेंगे वहां कांग्रेस भी चुप है, वहां बीजेपी भी चुप है, वहां समाजवादी पार्टी का भी इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं रहा। तो सिर्फ क्या दलितों को एक वोट बैंक बना के रखेंगे या सिर्फ इस देश का दलित एक वोट बैंक बन के ही रह जाए, या आप उसको इस तरीके से रखेंगे? मेरा मानना यह है कि आप ठीक है, चंद्रशेखर जी एक पार्टी चला रहे हैं, उनको अपनी पार्टी के लिए बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह की आप बयानबाजी करेंगे आकाश आनंद जी को लेकर के, उनके पारिवारिक झगड़े को लेकर के, उनकी बातों को लेकर के जिस तरह की बयानबाजी की है, इसमें कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक आक्रोश पनपेगा। कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि ये बातें ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, आकाश आनंद भी एक युवा है ना, जैसे आप एक युवा हैं, चंद्रशेखर एक युवा है, ऐसे ही आकाश आनंद भी एक युवा है। उनको भी अपनी बात जाकर के कहने का पूरा का पूरा अधिकार है, वो संवैधानिक अधिकार है, वो अपनी बात कहे सही तरीके से, और ये दलित समाज तय करेगा कि उसको किसको पसंद करना या किसको नहीं पसंद करना। हाँ, ये बिल्कुल सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं चंद्रशेखर जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आज भी भारत की जो बहन जी है वो सर्वमान्य लीडर, उनकी बातों को सब ध्यान रखते हैं। तमाम दलितों की एक बहुत बड़ी नजर उनके पास है। उनको लगता है कि आज भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी, और ऐसा लग भी रहा कि पिछले 6 महीने में देखेंगे बहुजन समाज पार्टी ने अपने अंदर बहुत सारा संगठनात्मक परिवर्तन भी किया है। बहुत सारी उन्होंने रणनीतियों को चेंज करा है, बहुत तरीकों को चेंज किया है, राजनीति का अलग तरीके से रखा है, युवाओं के लिए आकाश आनंद जी को आगे लेकर के आए। तो ये चीज है, इसमें किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। या किसी के ऊपर भी जिस तरह की ये बयानबाजी आ रही है, जिस तरह की ये भाषा का प्रयोग हो रहा है, चाहे वो ट्विटर के ऊपर हो या सोशल मीडिया के ऊपर, ये कहीं ना कहीं दलित मूवमेंट के लिए एक घाटे का सौदा होगा। बिल्कुल दलित मूवमेंट के लिए घाटे का सौदा, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दल कहीं ना कहीं अपनी बेहतरी के लिए भी आप देख रहे हैं सतीश जी। लेकिन मैं रजा रिजवी साहब से ये जानना चाहूंगा कि देखिए, ये उन्होंने कहा कि आकाश आनंद फेल नेता है, कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी के रूप में उनको देखा जा रहा था, लेकिन चंद्रशेखर खुद ये मानते हैं कि अब वो कहीं ना कहीं जो है वो सबसे बड़े दलित नेता हैं, और इसीलिए मायावती जो है के बाद वो कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी जो है बनने चाहिए। तो ये इसको किस तरह से आप रजा रिजवी साहब देख रहे हैं, और दलित वोटर्स के बीच में क्या कोई कंफ्यूजन पैदा होगा इस लड़ाई के बाद, या फिर देखिए हालांकि मायावती सर्वमान्य नेता है, ये तो चंद्रशेखर भी कह रहे हैं, लेकिन क्या डिवाइडेशन होगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा एटलीस्ट एक सीट जो है वो उन्होंने चंद्रशेखर ने जीती है। देखिए शांतनु जी, ऐसा है कि चंद्रशेखर जी युवा हैं और आनंद शेखर भी युवा हैं। तो चंद्रशेखर जी बड़ी समझदारी से आनंद पर हिट कर रहे हैं, बहुत सोची समझी रणनीति से वो उन पर हिट कर रहे हैं। लेकिन मायावती जो जिस मुकाम पर आज पहुंची हैं और चंद्रशेखर जी जिस मुकाम पर आज पहुंचे हैं, चंद्रशेखर जी पर मुकाम पर पहुंचने के लिए कोई उन पर सर पर हाथ रखने वाला नहीं था। लेकिन मायावती जिस मुकाम पर पहुंची हैं तो काशीराम का उन पर, उनके सर पर हाथ था।
और काशीराम ने पूरे देश और प्रदेश में बड़ी मेहनत करके BS4 और बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा किया उन्होंने। लेकिन इकट्ठा करने के बाद भी बहुत मजबूती से बहुजन समाज उत्तर प्रदेश में नहीं खड़ी हो पाई। लेकिन बहुजन समाज तभी खड़ी हो पाई जब उन्होंने और जातियों को अपने साथ मिलाया, जैसे ब्राह्मण को मिलाया, मुसलमानों को मिलाया। तब उसके बाद कहीं आप देखिए काशीराम कहाँ से जीत पाए। इटावा से एक बार काशीराम बड़ी मुश्किल से जीत पाए, वो भी मुलायम सिंह का जब सपोर्ट मिला था, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन पाए, वहां पहुंच पाए। लेकिन चंद्रशेखर पर कोई ऐसा जो है सरपरस्त उनके ऊपर नहीं है। और नगीना से MP जीत जाना, गोरखपुर में उधर चुनाव लड़ना, विधायक का वहां जमानत जब्त हो जाना, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो है वहां नगीना में जीत जाना, ये नहीं बताता है कि आप पूरे देश और पूरे प्रदेश की राजनीति करेंगे। चंद्रशेखर जरूर MP हो सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन वो मायावती की कद काठी तक पहुंचना उनको बहुत मुश्किल है। और अभी भी जो है वो दलित समाज जो है जरा बिखरा हुआ है, क्योंकि मायावती जो है वो ट्यूटर लीडर है, ट्यूट करती हैं। और दलित समुदाय चाहता है कि हमारी जो नेता हो वो हमारे बीच में हो, हमारे दुख दर्द में हमारे साथ खड़ा मिले। मायावती में बहुत बड़ी कमी है, ट्यूटर कर देंगी फौरन, 3-3, 2-2 ट्यूटर से नेतागिरी ट्यूटर से होगी। हर नेता, हर आम जनता ये चाहती है कि हमारा फॉलोवर, हमारा नेता जिसको हम मान रहे हैं, जो हमारा मसीहा है, वो हमारे साथ हमारे दुख दर्द में खड़ा हो, छोटी छोटी समस्याओं में वो दिखाई दे और वो बोले। नहीं तो एक तरफ वो नेता रजा रिजवी साहब, आप ये कह रहे हैं कि देखिए नेता जो है वो बीच में होना चाहिए, जनता के बीच में मायावती नहीं जा पा रही, ये सत्य है। और आकाश आनंद कहीं ना कहीं वो कमी जो है पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मायावती के कद के नेता अभी चंद्रशेखर नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें एक ना एक लैग कहीं ना कहीं इधर भी है उधर भी है, कैसे पूरा होगा ये? और वोटर जो है वो कंफ्यूज होने से कैसे बचेगा? देखिए ऐसा है, वोटर दलित समाज का वोटर छिटक रहा है। अब इनके पास वोटर नहीं रह गया, इनका वोटर बीजेपी की तरफ चला गया, कुछ समाजवादी की तरफ हल्का से चला गया। बीजेपी ने बड़ी समझदारी से कहीं ऐप जो है भीम ऐप, और कहीं योजना, कहीं भारत के राष्ट्रपति का पद, कहीं मंत्रिमंडल में इतने लोगों को मैंने समायोजित किया, उसका बैनर लगाना, उसका पोस्टर लगाना कि साहब इतने हमने मंत्री बना दिए, इतने आयोग में ले लिए। तो कहीं ना कहीं ये माया जो है भारतीय जनता पार्टी बड़ी समझदारी से धीमे धीमे शनै अपने तरफ उनको कर ले रही है। अब 1 साल देखिए हो गया चंद्रशेखर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए। आप बताइएगा तेजधार और धुआंधार नेता होते शांतनु जी, तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 1 साल का मौका कम नहीं होता। लेकिन आप स्वयं बताइए कौन सी ऐसी योजना, कौन सा ऐसा प्रोग्राम, कौन सी ऐसी इन्होंने दलितों के लिए शुरू किया कि साहब हम दलित के लिए ये शुरू करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आओ दलित समाज के लोग हमारे साथ जुड़ो, हम इन योजनाओं के लिए जो है कूद रहे हैं। कोई साल भर में कोई ऐसा मुझे नहीं सुनाई दिया कि चंद्रशेखर ने कोई दलितों के लिए बहुत बड़ी योजना के लिए काम किया हो कि साहब इतना प्रतिशत आरक्षित होगा, या गांव के अंदर जो मारे जा रहे हैं उनके लिए कानून बने, झगड़ा हो रहा है उसके बने, मतलब कोई ऐसा मैसेज नहीं उठाया। सरकार में नहीं है ना सर वो, कि हम लोग बाकी मुद्दों को लेकर वो संसद में तो बोलते ही है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन सतीश जी आज जिस तरह का बयान चंद्रशेखर ने दिया है, उन्होंने कहा कि BSP जो है वो एक पुरानी इमारत की तरह हो गई है। 15 साल इमारत की अगर देखभाल नहीं की जाए, वहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग न की जाए तो जर्जर हो जाती है। BSP का हाल वही है, और अगर इसी तरह का रहा तो आप लोग जो है 30 साल और पीछे हो जाएंगे। ये लोगों को संबोधित करते हुए वो कह रहे थे अभी जब वो लखनऊ पहुंचे हुए थे। नहीं देखिए, मैं रिजवी साहब जी की बहुत सारी बातों से सहमत। पूरा 1 साल उनको सांसद बने हुए हो गया। देखिए झगड़े को झगड़े से मिटाया नहीं जा सकता। अभी दलित समाज बहुत कमजोर है, संसाधन उसके पास नहीं है। उसके पास लड़ाई लड़ने का एक ही तरीका है, संवैधानिक तरीका। वहां झगड़े का जवाब अगर आप झगड़े से देंगे तो कहीं ना कहीं दलित समाज को बहुत ज्यादा लॉस होना पड़ेगा। पिछले 1 साल में उत्तर प्रदेश में स्पेशली आप देखेंगे कि जातीय उन्माद चरम की ओर बढ़ा, और उस जातीय उन्माद को बढ़ाने में आज ये समय है चंद्रशेखर जी, उनकी पार्टी के, उनके कार्यकर्ताओं को इस बारे में भी पुनर्मंथन करना चाहिए। दूसरी बात एक कहूंगा
कि शायद आपको मालूम, ये मैं बता देना चाहता हूं दर्शकों को, कि यही चंद्रशेखर जी हैं जो सब्बीरपुर की जो घटना सहारनपुर के अंदर घटी, उस घटना को क्या ये नहीं आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब सब्बीरपुर की घटना हुई, आप दलित समाज के हिस्सा थे ना, आप दलित समाज के युवा थे ना, उस सब्बीरपुर में जाकर के बहन जी ने एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित किया और सरकार से बाकायदा मांग की। जब इनको जेल में डाला गया तो सरकार से ये मांग करी। तो इस तरह की बातें आप एक लाइन में तो कहते हैं कि वो हमारी लीडर है, लेकिन साथ साथ आप जिस तरह के सवालबाजी करते हैं, इससे चंद्रशेखर जी की पार्टी को या चंद्रशेखर जी को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला। आम तौर पर जो सिंपैथी उनके तरफ है लोगों के मन में, वो कहीं ना कहीं उसको गंवाएंगे। अगर वो इसी तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो आगामी चुनाव में भी अगर आप देखेंगे तो वो इसका चुनावी लाभ नहीं उठा सकते। उनको लग सकता है, उनके प्लानर बता सकते हैं कि अगर आप बहुजन समाज पार्टी या उसके तमाम आंतरिक स्ट्रक्चर के ऊपर जिस तरह का अटैक करेंगे, उस अटैकिंग भाषा से कहीं ना कहीं दलित समाज अपने आप को पीड़ित महसूस करेगा, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा, और ये कहीं ना कहीं दलितों के अंदर एक आक्रोश पैदा करेगा। दूसरी बात, एक चीज और बता दूं आपको जी, देखिए दो चीजें आपको मानना पड़ेगा इसमें, कहीं कोई दो राय नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक ताकत घटी है, लेकिन पिछले 6 महीने में जिस तरह की बहुजन समाज पार्टी अपने आप को संवार रही है, हर पार्टी का एक संक्रमण काल होता है, बुरा समय सबके पास आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम राजनीतिक लोग उसको समय को धीमे धीमे कहीं ना कहीं उसमें एक नई चीजें जोड़ करके, नया युवा चेहरा दिखा करके, अपनी प्लानिंग तेज करके बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से 2027 के चुनाव में, और एक चीज अभी देखने इसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। 2027 में बहुजन समाज पार्टी जिस ताकत के साथ, उसके कुछ अलाय भी हो सकते हैं, उसकी कुछ व्यवस्थाएं हो सकती है, उसका एक नया तरह का चेंज भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं राजनीति में आप ये सब चीजें खोल के रखेंगे, चंद्रशेखर जी के पास एक अच्छा मौका है अपनी पार्टी के ऊपर जाकर के अपनी पार्टी के लिए वोट मांगिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहन जी के ऊपर सवाल उठाएंगे, एक लाइन में आप तारीफ करेंगे, 10 लाइन में कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल दागेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, आकाश आनंद से सवाल पूछेंगे। ये समय आकाश आनंद जी से सवाल पूछने का नहीं है, ये सरकारों से सवाल पूछो कि सरकारों से, आप लोकसभा के अंदर है, आप लोकसभा के अंदर सरकारों से झुकाओ, सरकार से पूछो कि आरक्षण में वर्गीकरण क्यों नहीं, कैसे किया। अभी तक भारत उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तमाम पोस्टों के, ठीक है, बहुत शुक्रिया सतीश जी, वक्त हमें इतने की इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजा रिजवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए 2027 में बीएसपी जो है वो बाउंस बैक करेगी, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। सतीश प्रकाश, उनको आपने सुना, लेकिन राजनीति अब देखिए किस तरह से चरम पर है। दलित वोट बैंक किसकी तरफ होगा, इसको लेकर लगातार कवायद चल रही है।